नमस्कार साथियों, हीरा टाइम्स बोलती खबरें में आज हम लेकर आए हैं एक विशेष मुलाकात और विशेष सामग्री। आज का विषय है जो पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर बैन लगाया गया है। क्यों लगा, क्या करते थे, इसका क्या असर होगा, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं उनसे आपका परिचय कराता हूं। सबसे उधर बैठे हैं निर्मल गुप्त जी, जिन्हें आप जानते ही हैं, देश के जाने माने व्यंग्यकार, संवेदनशील हृदय के मालिक, कविताएं भी करते हैं और तीक्ष्ण दृष्टि भी रखते हैं हर एक घटनाक्रम पे। मेरे साथ बैठे हैं प्रशांत कौशिक, जो आज हमारे स्टूडियो में पहली बार आए हैं। संवाद इंडिया नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं, विमर्श साहित्यिक पत्रिका निकालते हैं और जो इनकी ऑब्जर्वेशन है बहुत ही सादे शब्दों में बोलते हैं, सरल शब्दों में, जो आपको बड़े पसंद आएंगे। और जैसा आपको मालूम ही है कि कई दिन से पूरे देश में पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर छापेमारी हो रही थी। एनआईए लगी, कहीं ईडी भी बीच में आई, स्थानीय पुलिस भी साथ में आई। बहुत से लोगों को हिरासत में लिया गया, बहुत से लोगों को मुचलकों पर छोड़ दिया गया जब लगा कि वो शायद उस तरह से लिप्त नहीं थे। लेकिन क्या इसमें साजिशें बहुत बड़ी थी। विदेश से पैसा आना, टेरर फंडिंग होना, देश के विरुद्ध वातावरण बनाना, हिंसात्मक माहौल पैदा करना, उन्माद पैदा करना, भड़काना, ये सारे काम गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में और एजेंसी की रिपोर्ट में उजागर हो रहा है। उसके बाद एक लंबी कवायद, लंबी कोशिशों के बाद जब ये स्थापित हो गया, तब जाकर इन संगठनों पर बैन लगाने की कार्रवाई आज सुबह की गई। ज़्यादा मेरी जानकारी है, बिल्कुल सुबह सुबह ये गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें इन पर बैन लगाया गया। थोड़ा सा इनके बारे में बता देते। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। तब कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी केएफडी, नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट एनडीएफ और एक और संगठन था जिसका मर्जर होके बना था। माना यह गया था कि जब सिमी पर 2001 में बैन लगा था, सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, और वो भी इसी तरह से संदिग्ध रहा था, उसकी जो गतिविधियां थी वो भी ऐसी थी। इसके वर्तमान में चेयरमैन है उमा अब्दुल सलाम, वाइस चेयरमैन है ईएस अब्दुल रहमान। आपको याद होगा एक प्रोफेसर का वहां एक हाथ काट दिया गया था केरल में, कुछ हिंदुओं की हत्या हुई थी तो इनका नाम आया था। मजे की बात यह है कि केरल के ही मुस्लिम लीग के नेता एम के मुनीर ने प्रतिबंध का स्वागत किया है। संभल से जो सांसद है सपा के बर्क, उन्होंने इसे गलत बताया है। बरेली के मौलाना इसे सही बता रहे हैं। यहां तक कि ओवैसी ने भी पीएफआई की सोच का हमेशा विरोध किया, ये उन्होंने कहा। हालांकि उन्होंने एक और बात जोड़ी कि मैं यूएपीए का विरोध करता रहूंगा। आरएसएस के नेता इंद्रेश है जो मुस्लिमों में खूब आवाजाही रखते हैं, आना जाना चाहते हैं, आना जाना रखते हैं और मुस्लिमों को जोड़ना चाहते हैं संघ से। उन्होंने भी कहा कि देश विरोधी संगठन पर यह प्रभावी कदम उठाया गया है। अब हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, निर्मल जी भी हैं, प्रशांत जी भी हैं। तो मैं पहले माइक का रुख निर्मल जी की तरफ करूंगा कि वो इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं। पीएफआई एक उग्रवादी संगठन है और इस तरह के संगठन नाम बदल बदल के हमेशा राजनीतिक पटल पे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मौजूद रहते हैं। और इस समय पूर्ण विश्वव्यापी एक जो नैरेटिव बन रहा है वो ये नैरेटिव बन रहा है कि इस तरह के संगठनों को किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में बर्दाश्त न किया जाए और इनकी गतिविधियों पे शुरू से ही नियंत्रण किया जाए। ये बैन सिर्फ 5 साल के लिए लगाया गया है क्योंकि एक कानूनी प्रक्रिया के तहत इससे अधिक बैन किसी भी दल के ऊपर या विचार के ऊपर अनंत काल तक के लिए बैन लग भी नहीं सकता। ये 5 साल के लिए लगाया गया, पर ये धीरे धीरे ये संगठन जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ ये था, क्या नाम है, इंडिया पीएफआई। पीएफआई जो था धीरे धीरे अपने पंख फैला रहा था
और युवाओं के बीच में विशेष तरह को रेडिकल बनाने की दिशा में काफ़ी काम कर रहा था। और ये जो अरब मुल्क हैं, पैसे वाले, जो धनाढ्य मुल्क हैं, उनसे ज़कात के रूप में जो राशि मिलती थी, उसको वो यहाँ पर इंडिया में पहुँच रही थी और इसके ज़रिए टेरर फंडिंग हुई थी। ज़कात एक इस्लाम का की एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। उस कंसेप्ट का अब ये देखिए कि एक अच्छा कंसेप्ट का भी किस तरह से दुरुपयोग होता है। वो ज़कात की राशि को बाकायदा यहाँ पर आती थी और उसका काम किन चीज़ों में, हिंसा फैलाने में, विस्फोट करने में, आतंकवादियों को आश्रय देने में, इन सब और ये उग्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में उस धनराशि का इस्तेमाल हो रहा था। मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट द्वारा किया गया एक सही कदम है। और ताज़ा जानकारी मेरे पास ये है कि जितने भी इससे जुड़ी हुई वेबसाइट्स हैं, उन पे भी पाबंदी लगाने का या उनको भी ब्लॉक करने का काम शुरू हो चुका है। और कुछ वो डमी ये वेबसाइट्स भी बनी हुई हैं, उनकी भी जानकारी सरकार के पास है और उन पे भी जल्दी से जल्दी वो भी ब्लॉक कर दिए जाए। बहुत अच्छी बात बताई निर्मल जी ने। प्रशांत जी, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगा। आपको याद होगा कि जब कर्नाटक में ये हिजाब वाला मामला चला, तो भी ये माना गया कि शायद इसके तार जो है केरल स्थित पीएफआई के संगठन से जुड़े हुए हैं। दिल्ली में जब शाहीन बाग का धरना चला सीए और एनआरसी के खिलाफ, तब भी ये माना जा रहा था कि कहीं फंडिंग या कहीं उसके कनेक्शन है। अभी छापेमारी में भी हमने देखा कि शाहीन बाग और आसपास के इलाके से बहुत से लोगों को हिरासत में भी लिया गया, वहाँ ड्रोन लगाया गया, छावनी बनाई गई और बहुत से ऐसा लगता है जैसे वो पूरी जगह जो है ऐसे तत्वों का कहीं अड्डा ना बन गई हो। इसी तरह से मुझे मेरठ का भी याद आता है। मेरठ का भी याद आता हो तो वो अलबदर आपको याद आएंगे, और सीए के टाइम पे अचानक जुलूस निकल गया था और पुलिस बौखला गई थी, हिंसा भी हुई थी, 6 लोग मारे गए थे, यहाँ तक कि एक पुलिस वाले को जिंदा जलाने की कोशिश भी की गई थी। और फिर भी ये अपने को राजनीतिक संगठन कहते हैं, और इनकी जो राजनीतिक संगठन था वो एसडीपीआई था। पीएफआई के साथ साथ कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसका वो कप्पन का माना जाता था, जो पत्रकार थे भाई उनसे रिलेटेड है। तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि आप राजनीतिक गतिविधियों में भी शामिल रहते हैं, कि कैसे ये युवाओं को भटका लेते हैं या अपना विस्तार कर लेते हैं या अपनी विचारधारा को उन तक कैसे पहुंचा के लोगों को उन्मादी बना देते हैं। और केवल फंडिंग से या उससे ऐसा हो सकता है, या आगे से आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देंगे कि ऐसे संगठनों से कैसे बचा जाए, कैसे समझा जाए, जो हमारे युवा दर्शक हैं वो भी इन्हें समझ पाए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। तो आप कैसे प्रशांत जी इस पूरी घटना को देखते हैं और क्या आप संदेश देते हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी। और सबसे पहले तो मैं आपको और आपके पूरे मंच को और दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। साथ ही धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अपने मंच पर आज अवसर दिया है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने ऐसा आज उठाया है जो समाज के लिए और देश के लिए बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही महत्व वाला आज विषय है ये। क्योंकि पीएफआई हो, इस तरह के जितने भी संगठन हैं तो समाज में उन्माद पैदा करके समाज की एकता को तोड़ने का काम करते हैं। और ऐसे जो आपराधिक तत्व हैं उन्हें आश्रय देने का काम करते हैं, चाहे वो आतंकवाद से संबंधित हो या दूसरे अपराधों में संलग्न लोग हों। तो ऐसे कोई भी संगठन उसको किसी भी तरह से छूट देना देश की एकता के लिए, देश की जो ताकत है उसको के काफी नुकसान वाला है। तो सबसे पहले तो मैं भारत सरकार को भी ये कहता हूँ कि उन्होंने जो पीएफआई बैन लगाया है, जो भारत सरकार की जो कुछ खबरें जो समाचार पत्रों के माध्यम से बाहर आई हैं या एजेंसियों के जो बाहर आई हैं, तो उसमें जिस तरह से पीएफआई को लेकर बताया गया कि आपराधिक तत्वों में इसमें शामिल थे सारे, और आतंकवादी गतिविधियों में जो लिखते हैं उन्हें आश्रय देने का काम कर रहे हैं, उन्हें फंडिंग का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से देश के खिलाफ काम है फिर ये। तो ऐसे तत्वों पर, ऐसे संगठनों पर किसी भी सूरत में कोई ढिलाई बरतने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही जैसा आपने कहा कि युवाओं के लिए हम क्या कहना चाहते हैं, तो मेरा इसमें ये कहना है कि युवा जो पीढ़ी है हमारी, एक्चुअल में हो क्या रहा है कि पूरी देश नहीं पूरी दुनिया में आज उन्माद की राजनीति हो रही है, उग्रता की राजनीति हो रही है। तो जो सत्ताधारी दल हैं विभिन्न देशों के, जो भी वहां पे बैठे हुए हैं, वो सब आज उन्माद की राजनीति का पोषण कर रहे हैं और उसे आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में क्या हो रहा है कि जो सोशल मीडिया के द्वारा जो बातें बाहर जा रही हैं वो युवा पीढ़ी को बड़ा भ्रमित कर रही हैं। और ये मानव स्वभाव है, ऐसा मैं मानता हूँ कि अच्छी चीज बात किसी को बताओगे तो उस पर कम चलेगा, अगर किसी को नेगेटिव बात हो तो उस पर जल्दी थोड़ा बहक जाता है। तो ये इंसान का स्वभाव है, इसलिए युवा पीढ़ी को भ्रमित करने में उन ऐसे लोगों को आसानी होती है।
स्वच्छता दिखाकर, उन्हें पैसे का लालच देकर या अच्छी कुछ ऐसी चीज़ दिखाकर, उन्हें बताकर, उससे युवा पीढ़ी को भ्रमित कर लेते हैं, जो कि युवा पीढ़ी को तो सारा उन्हें गर्त में ढकेल ही रहे हैं, लेकिन साथ में देश की जो उन्नति है, उसमें बड़ा बाधा पैदा कर रहे हैं। इसके साथ मैं एक बात और जोड़ूँगा, जैसे आपने सिमी का उदाहरण दिया था। सिमी पे बैन पिछले अनेक वर्षों से चला आ रहा है लगातार, और इसमें जैसे बयान आपने बताया, सांसद ने इसका समर्थन करा, एक विरोध करा है, कुछ कुछ मौलवी ने समर्थन करा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, भारत सरकार जो भी निर्णय लेती है ऐसे संगठनों के खिलाफ, चाहे पूर्व की सरकार रही हो चाहे वर्तमान की सरकार है, उसमें पक्ष और विपक्ष बढ़ जाता है। राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से लोग बयान देने लगते हैं कि मेरी राजनीतिक हित कैसे शोधेंगे, मैं किसी के पक्ष में बोलूंगा तो कुछ वो वोट मेरे पास आ सकते हैं, उसके विरोध में बोलूंगा कुछ वोट मेरे पास आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी मैं केंद्र भाजपा सरकार या मोदी सरकार की जगह हमें भारत सरकार का संबोधन करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि भारत सरकार के द्वारा ही फैसला हुआ है। जैसे मनमोहन सिंह सरकार ने सीमी पे बैन को 5 साल एक्सटेंशन किया था, और उसी की पुनरावृत्ति मोदी सरकार ने की है, 5 साल और एक्सटेंशन को बढ़ा दिया है। तो बेसिकली भारत सरकार की कार्रवाई, तो भारत सरकार कहकर हम संबोधित करें तो उसमें पक्ष विपक्ष की जो राजनीति है उसकी संभावना कम हो जाएंगी, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत अच्छी बात की प्रशांत जी आपने। निर्मल जी, 2-3 बातें हैं, जैसे कि हम वार्ता को बहुत लंबा तो नहीं खींचेंगे, लेकिन फिर भी ये जानना जरूरी है कि भाई कार्रवाई अब हुई है तो उससे पहले तैयारी हो रही होगी, और जब इनके दफ्तर बन रहे थे तो हमारी जो LIU है या एजेंसीज है, क्या वह ढील रह जाती है या वो उसे पुख्ता करना चाहते हैं सबूतों को, और तब हाथ डालना चाहते हैं? दूसरे, जैसा अभी प्रशांत जी ने कहा कि भाई उन्माद भड़काओ तो बड़ा आसान होता है। और इसके अलावा जो मैं आपसे निर्मल जी अपने दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, वो जो फारिज वाली बात थी और जैसे पैदा हुआ, थोड़ी सी उस पर आप रोशनी डालें तो हमारे दर्शकों को भी जरा जानकारी हासिल हो जाएगी। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये जो टेरर की जो पाठशालाएं हैं, सारी दिक्कत वहां से शुरू होती है। हुआ क्या है, इस समय धर्म और राजनीति का ऐसा घालमेल या कॉकटेल बना दिया गया है कि इन दोनों को अलग अलग करके देखना मुश्किल हो गया है। वैज्ञानिक और इस मामले में हमारी वैज्ञानिक सोच वाले लोग भी आसानी से बह जाते हैं। ये लोकतांत्रिक देश है, ये बात बिल्कुल सही है, और यहाँ पर किसी भी चीज़ पर ये कारपेट बैन नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए किसी भी चीज़ को करने के लिए कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसीलिए कभी कभी कुछ संगठनों को पनपने का थोड़ा ज़्यादा अवसर मिल जाता है। जब यदि पर ये चूंकि लोकतंत्र है, आप इस तरह से किसी भी को कानून से बाहर जाकर या अपनी सीमाएं पार करके पाबंदी लगा नहीं सकते। पर इसमें यही है सिर्फ कि बच्चों को यदि एजुकेशन जो दी जाती है उसमें शिक्षा में वहाँ बताया जाए कि धर्म, और ये सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म है, हम मनुष्य पहले हैं बाद में कुछ और है। यदि ये बात लोगों तक पहुंच जाए तो ठीक है। अदरवाइज रिलीजन कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा धर्म नहीं है जो सकारात्मक बात ना करता हो। पर हो क्या रहा है कि जैसे अभी खवारिज की बात कर रहे थे, तो मैं बता दूं कि हमारे यहाँ 2 थॉट्स ऑफ स्कूल है इस्लाम के अंदर, एक देवबंद वाले हैं, एक बरेलवी हैं। ये जो बरेलवी हैं उनका कहना ये है कि जो इनके पैगंबर थे, मैसेंजर थे, उनको उनको हर चीज का इल्म है। मतलब अलग अलग विचार है हाँ, उनके। उनके विचार बिल्कुल अलग है, इनके विचार। और ये भी बिल्कुल इतिहास के अंदर दर्ज है कि पार्टीशन के समय ये जो देवबंद स्कूल से जुड़े हुए लोग थे, ये पार्टीशन के पक्ष में नहीं थे और बरेलवी थे। और यही विचारधारा का ये गड़बड़, ये तो खैर चली आ रही है, तो लंबी बहस का मुद्दा है। लेकिन मोटे तौर पे तो देखिए, मुस्लिम जो है आज जैसे बयान आए हैं, हाँ, ओवैसी भी कह रहे हैं, तो ये बड़ा एक सकारात्मक माहौल है कि इसको लेके सब ये मान रहे हैं कि भाई एक ये संगठन और उसकी सोच जो है वो देश के हितों के विपरीत थी। बहुत धन्यवाद निर्मल भाई साहब ने जो कहा, बहुत विस्तार से और बताया कि कैसे सेक्स होते हैं, उनमें विचारधाराओं में थोड़ा भेद भी होता है, लेकिन फिर भी देश एक है और हमें देश के रूप में ही देखना चाहिए। और बड़े सकारात्मक विचार आज आए, चाहे वो ओवैसी ने भी कहा कि भाई उनकी विचारधारा जो है वो देश के हित में नहीं थी और उसके खिलाफ है। तो ये बातें बड़ी अच्छी लगी, एक सकारात्मक माहौल से लगा नहीं कि किसी ने भी इस तरह से आलोचना की हो, सिवाय एक बर्ग साहब बोले हैं जो सपा के सांसद हैं। लेकिन प्रशांत जी, ये जब राजनीतिक चोला ओढ़ लेते हैं तो इन पे बैन करना भी मुश्किल होता है। पर आपको क्या लगता है, ये कैसे राजनीतिक चोला ओढ़ पाने में कामयाब हो जाते हैं, या जो आपने कहा था उन्माद फैलाते हैं, फिर भी कोई सेक्ट ऐसे कैसे चला जाता है कि कुछ युवाओं से जुड़ जाए, हर एक जगह दफ्तर भी खुल जाए, नेटवर्क भी बन जाए? तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि इन्हें
निकलते ही जो है दबोच लिया जाए, जैसे ये दड़बे से निकले। असल में होता क्या है कि जब कोई ऐसे संगठन अपने को सामने लाते हैं तो पहले वो मुखौटे अपने लेके आते हैं विभिन्न तरह के, बहुत बढ़िया, है ना। तो पहले तो लाएंगे सामाजिक कार्य कर रहे हैं जी हम लोग, तो गरीब की मदद कर रहे हैं, यही शिक्षा कहते दे थे रहे हैं, PFI जी। है ना, शिक्षा दे रहे हैं किसी को, किसी का मतलब गरीब बच्चे की शादी कर रहे हैं। तो ऐसे जो मुखौटे हैं, सामाजिक मुखौटे, वो लेकर लोगों के बीच पहुंचते हैं। उसमें क्या होता है कि समाज के जो लोग होते हैं, जो संवेदनशील लोग होते हैं, वो जुड़ते हैं, चलो भी अच्छा काम है, हम भी आपस में जुड़ जाते हैं। और विभिन्न तरह के जो कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में जो पैसा देना चाहते हैं अच्छे कार्य के लिए, सामाजिक कार्य के लिए, उन लोगों को ऐसे कार्यों से भ्रमित कर अपने साथ जोड़ते हैं। उससे क्या उन्हें ताकत मिलती है, पैसा आने लगता है और अपने संगठन का धीरे विस्तार करने लगते हैं। उसके बाद जो उनका असली चेहरा है, जो असली मुखौटा है उनका, वो धीरे धीरे काम करता है। वो अगर सपोज करो अगर 100 लोग उनके संगठन से जुड़ गए हैं, उसमें वो देखते हैं कौन हल्का है इसमें से, इसका व्यक्तित्व ढीला है ना, जो अपना इसकी विल पावर मजबूत नहीं है, जो विचारों में कहीं ना कहीं इसकी कमी है। ऐसे लोगों को छांटते हैं, उनकी स्क्रूटनी करते हैं और उन लोगों पर धीरे धीरे अपना प्रभाव जमाना शुरू करते हैं। और आपने देखा होगा जितनी भी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त लोग पाए जाते हैं, वो जिनका उपयोग करते हैं, वो आतंकवादी दस्ते के लिए उपयोग करते हैं, शारीरिक रूप से हाँ, आत्मशक्ति से निर्बल होते हैं। निर्बल होते हैं। तो जितने भी ऐसे लोग आपको मिलेंगे, कोई भी उसमें पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं मिलेगा, पढ़ा लिखा गाइड करने वाले मिलेगा, लेकिन आतंकवादी दस्ते में उसे कमजोर व्यक्ति मिलेगा जो बहुत ही कमजोर विल पावर का होगा। बहुत बढ़िया, तो बहुत प्रशांत ऐसे जी, लोगों बहुत को अच्छी बात है। ऐसे लोगों को वो सामने लाते हैं, उन पर काम करते हैं, उनका पूरा ब्रेन वॉश कर देते हैं और अपनी बिल्कुल उनकी थ्योरी बहुत अच्छे से बताई। और मुझे लगता है कि आज का वीडियो हमारे दर्शकों को पसंद आएगा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, अपने परिवारजनों दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। और आज यहाँ हमारे स्टूडियो में आने के लिए निर्मल जी आपका, प्रशांत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी अच्छे से विषय पर आपको दोबारा बुलाएंगे और फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। सब